हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें है पद्धतियां हैं, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भविष्य का भव्यक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से जो उल्लेख्य ग्रंथ हैं वह भक्ति काल से मिलने लगते हैं। जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और नाभादास कृत भक्तमाल। किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो इसमें केवल कवियों का विवरण है, उसके कारण इनको इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है। अन्यथा जो इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उल्लेख ग्रंथ हैं जो कि भक्ति काल में से ही मिलने लगते हैं, मतलब कि जिसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव वार्ता में भी उल्लेख किया गया है और 252 वैष्णव की वार्ता में भी, और नाभादास कृत जो भक्तमाल है इनमें भी कवियों का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दत्ता से कृत स्तवार्ध लिट्टेरर एंदुई हिंदुस्तानी से माना जाता है। तो सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा था वो गारसा दत्तासी ने लिखा था, और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था, लेकिन इनकी जो भाषा थी वो फ्रेंच थी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ प्रमुख रही हैं। तो 4 पद्धतियाँ इसमें प्रमुख रही हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। पहली पद्धति आती है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या थी, देखिए कि इसमें जो रचनाकार थे उन रचनाकारों का विवरण नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। मतलब कि पहला नाम का जो वर्ण है, पहला वर्ण जो है उसके आधार पर दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे तुलसीदास है, चिंतामणि है, केदारनाथ सिंह का जो समय है वो अलग है। ठीक है, इन तीनों का समय अलग है। भक्ति काल, तुलसीदास भक्ति काल में आते हैं, चिंतामणि कहाँ आते हैं, ये रीति काल के हैं, और केदारनाथ जो है ये आधुनिक काल में कहीं आते हैं। तो लेकिन क्या है कि इनके नाम का क्रम देखा गया, केवल पहला वर्ण देखा गया, तो उसके आधार पर जो रचना की गई वह कही गई वर्णानुक्रम पद्धति। तो उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ से चिंतामणि और तुलसीदास। ठीक है, अगर इनका मान लो कि ये कवि हैं, इनका हम क्रम हमें वर्ण के अनुसार लगाना है, तो पहले केदारनाथ आ जाएंगे जो कि लास्ट के कवि थे, फिर चिंतामणि आ जाएंगे, फिर तुलसीदास आएंगे। तो इस प्रकार फिर क्या हुआ कि इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, कि अगर वर्ण के अनुसार अगर लगा दिया जाए तो ये ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत है, मतलब कि गलत है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं है, यह क्या है, शब्दकोश लेखन की तरह है। जब हम शब्दकोश देखते हैं तो हमें सबसे पहले क से ज्ञ के जब शब्दकोश में हम जाते हैं, क से ज्ञ तक जो शब्दकोश होता है, तो सबसे पहले हमें क वर्ण के मिलते हैं, फिर क के बाद ख आता है, फिर उसके बाद सारे ख वर्ण से मिलते हैं, उसके बाद सारे ग वर्ण से मिलते हैं। तो यह शब्दकोश की पद्धति है। ऐसा इतिहास लेखन में कवियों के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कालक्रम अलग अलग होता है। ठीक है, तो गारसा दत्तासी और शिवसिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। तो गारसा दत्तासी और शिवसिंह सेंगर ने अपने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति अपनाई है? वर्णानुक्रम की। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कभी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस कवि के द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उनमें आते हैं गारसा दत्तासी और शिवसिंह सेंगर, जिनके द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया। फिर आता है कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का, कालानुक्रम पद्धति में जो रचनाकारों का विवरण है उनके काल यानी कि समय के क्रम से दिया जाता है। जो कालानुक्रम पद्धति होती है काल के अनुसार दिया जाता है, और रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। तो जन्मतिथि के आधार पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं। तो इसे भी अधूरा ही समझा गया है। ठीक है, अगला है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया। अब कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के द्वारा। इससे पहले वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था गारसा दत्तासी और शिवसिंह सेंगर ने। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के द्वारा। फिर आती है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं
बल्कि उनकी व्याख्या विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है। फिर आती है विधेयवादी पद्धति। तो फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है। विधेयवादी जो पद्धति है, इसे फ्रेंच विद्वान तेन ने सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। तो 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया तेन ने इसे। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो तेन ने इसे जाति, वातावरण और क्षण विशेष इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, उससे संबंधित जो जातीय परंपराएं होती हैं और राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट, विकसित पद्धति माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी के समर्थक सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने, हिंदी में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, फिर बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। साहित्य इतिहास दर्शन। तो साहित्य इतिहास का दर्शन है जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास दर्शन कराता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों, विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिनीलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास का दर्शन। तो साहित्य इतिहास का दर्शन लिखा गया है नलिनीलोचन शर्मा के द्वारा। मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। मैनेजर पांडे का किसका है? इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। यह रचना है मैनेजर पांडे की, जो कि इसी प्रकार का ग्रंथ है। साहित्य इतिहास दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से है। इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद है। अब देखिए, इतिहास दर्शन के जो जनक हैं वो कौन है? कालिंगवुड के अनुसार वाल्तेयर, सामान्यतः इन्हें ही माना जाता है। सामान्यतः मतलब अधिकतर सर्वमान्यता भी यही है कि कालिंगवुड जो हैं वो इतिहास दर्शन के जन्मदाता हैं। तो वाल्तेयर भी इन्हीं को मानते हैं। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार, और जो प्रोफेसर वॉल्स हैं वो विको को मानते हैं। वाल्तेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय उनके विषय में चिंतन करता है। और कालिंगवुड के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहास के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। वक्तव्य एवं काल विभाजन। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने से पहले लिखे गए इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। तो शुक्ल जी से पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें कवि वृत्त संग्रह कहा गया है। शिवसी सरोज कवि वृत्त संग्रह है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी गई है। देखिए, यह केवल शिवसी सरोज क्या है? कवि वृत्त संग्रह। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बड़ा कवि या बृहद भी इसे कहा जाता है, बृहद कवि वृत्त संग्रह। ठीक है, ये कवि वृत्त संग्रह है, ये बृहद कवि वृत्त संग्रह है। और मिश्र बंधु विनोद जो है बड़ा भारी प्रकांड कवि वृत्त संग्रह है। ठीक है, पहला वाला है कवि वृत्त संग्रह शिवसी सरोज, और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है वृहद या बड़ा कवि वृत्त संग्रह। फिर मिश्र बंधु विनोद जो है यह है बड़ा भारी या फिर प्रकांड
कविवृत्त संग्रह है। नामकरण 2 आधारों पर किया गया। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता और उनके स्वरूप के अनुसार, और ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोकप्रियता की प्रतिध्वनि है। तो किसी काल विस्तार को लेकर यों ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्सों पर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। यह शुक्ल जी के कथन है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने ही इन रचनाओं को कविवृत्त संग्रह, बड़ा कविवृत्त संग्रह, बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह यानी कि प्रकांड कविवृत्त संग्रह नाम दिया है। कभी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को क्या संज्ञा दी है? क्या दी है? कविवृत्त संग्रह की। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को संज्ञा दी है बड़ा कविवृत्त संग्रह की। मिश्र बंधु विनोद को कहा है बड़ा भारी प्रकांड वृत्त कविवृत्त संग्रह। आगे है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना। आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो शुक्ल जी ये भी बता रहे हैं कि जो रीतिकाल से उन्होंने परिचयात्मक विवरण लिए हैं वह मिश्र बंधु विनोद जो रचना थी उसी से उन्होंने लिए हैं। और मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। तो मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, इससे सहायता ली है। कविता कौमुदी जो रामनरेश त्रिपाठी की है। ब्रज माधुरी सार जो कि वियोगी हरि जी की रचना है। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। तो शुक्ल जी आगे बताते हैं कि वो व्यवस्थित और पक्का ढांचा स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन कवियों से सहायता ली है, अलग अलग ग्रंथों से सहायता ली है। शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है और इसकी प्रवृत्ति इन्होंने वीरगाथात्मक रचनाएं बताई हैं जो कि कुल मिला के 12 रचनाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने यह नाम दिया है। और पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्तिकाल कहा है पूर्व मध्यकाल को, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। यह शुक्ल जी का काल विभाजन है। यह इसका समय है, कब से कब तक रहा। आदिकाल 1050 से 1375 रहा, और भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक, और गद्यकाल 1900 से 1984 का समय गद्यकाल के अंतर्गत रहा। फिर आते हैं ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।